कक्षा 12वीं के सभी होनहारों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, कुछ दिनों से हमारी क्लास आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू पहुंचेगी, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यदि कोई इसे रीट वाला बंदा देखता है या सेकंड ग्रेड देखता है उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के दाब में संबंध। जो दाब हमने पढ़े थे, स्फीतिक दाब हमने पढ़ा था, हमने परासरणी दाब पढ़ा था, है ना, विसरण दाब न्यूनता पढ़ी थी, उनके मध्य में किस प्रकार से संबंध है इसका अध्ययन हमको करना है। चलिए, मैंने पहले से कुछ प्लानिंग करके आपके लिए थोड़ा सा एक मतलब यूँ कहूँगा कि एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखने की कोशिश करिए, ताकि आपको मैं अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर सकूँ और समय की भी कुछ बचत हो सके, है ना। क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ा पहले लॉकडाउन का समय था, समय ही समय था मेरे पास में, और अब थोड़ी सी काम के अंदर जगह जगह थोड़ा सा क्लासों का कहूँ या दूसरे काम भी कहूँ या सामाजिक कार्य में भी अब कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जाना आने का मतलब घर से बाहर नहीं जाना है, घर के भीतर रह के बहुत सारे काम होते हैं उनको करने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ समय आप लोगों के लिए थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्री प्लान करके लिखने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा सकूँ। चलिए, विभिन्न प्रकार के दाबों की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण दाब हमारे पास में आता है कि डीपीडी और ओपी, यानी कि विसरण दाब न्यूनता, जिसे हम कह रहे थे डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि ओपी यानी कि क्या हो गया, परासरण दाब, यानी कि क्या लिखूंगा, विसरण दाब न्यूनता व ओपी का मतलब क्या हो गया, परासरण दाब। इन दोनों के मध्य का संबंध हमको अध्ययन करना है, इन दोनों के मध्य का संबंध हमको अध्ययन करना। कई बार परीक्षाओं के अंदर भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब कोशिका में, है ना, कोशिकाओं में क्या करते हैं, कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीत दाब शून्य हो जाता है। कोशिका का क्या हो जाता है, स्फीत दाब, यानी कि क्या होता है, हम जानते हैं टीपी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाता है, देखो टीपी इजिकल टू 0 लिख दिया अपन ने, शून्य हो जाता है। तब परासरण दाब यानी कि ओपी और विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान देना कि परासरण दाब और विसरण दाब, प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा परासरण दाब व विसरण दाब न्यूनता कब बराबर होते हैं। क्या प्रश्न उठा है, परासरण दाब और विसरण दाब कब बराबर हो सकते हैं या होते हैं। तो ध्यान देना, परासरण दाब और विसरण दाब न्यूनता बराबर कब होंगे, तो जब कोशिका, कोई कोशिका है, कोशिका में कोशिका भित्ति पर, जो सेल वॉल है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दाब नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में उसका जो टीपी है, यानी कि क्या है, स्फीत दाब जो है, इसी को अपन ने पिछली बार डब्ल्यूपी भी कहा था, ध्यान हो तो, है ना, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब परासरण दाब यानी कि ओपी, परासरण दाब और विसरण दाब न्यूनता के बराबर हो जाएगा, यानी कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब किसी भी पदार्थ को या किसी भी कोशिका को किस में रखते हैं, ऐसी विलयन में रखें जिसमें कोशिका भित्ति पर दाब नगण्य लगे, कोशिका भित्ति पर कोई दाब ही नहीं लगे। तो दाब क्या हो जाएगा, जब कोई दाब नहीं लगेगा तो क्या होगा, स्फीत दाब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब स्फीति का दाब शून्य हो जाएगा तो परासरण दाब और उसके साथ में विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसको समझनी थी, अपन ने समझ ली। दूसरा पॉइंट देखिए, जब कोशिका में अल्प परासरी, मैंने पहले बताया हुआ, अल्प परासरी का मतलब क्या हो गया, जो कोशिका के अंदर विलयन भरा हुआ है उस विलयन की तुलना में तनु विलयन जो हो, जैसे कि कोशिका के अंदर जो विलयन भरा हुआ है वो सांद्र है और बाहर एक पानी ले लिया जो कि तनु है, तो क्या होगा, जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तब जल के अणु कहाँ प्रवेश करेंगे, कोशिका के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें स्फीत दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना कि स्फीत दाब में वृद्धि कब हो रही है, कभी भी आपने एक, मेरा पहले एग्जाम्पल लिया था किशमिश का, किशमिश को आप लोगों ने किस में रख दी, पानी में रख दी। जैसे ही आपने किशमिश को पानी में रखी, क्या हो जाएगी, किशमिश एकदम से स्फीत हो जाएगी, फूलेगी। तो यही तो हुआ कि पानी कहाँ चला गया उसका, सीधा सीधा पानी सीधा किशमिश में प्रवेश
कर गया। तो ये दो मुख्य संबंध हैं जिनका हमें अध्ययन करना था और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दी हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और करनी थी, उनको भी कर लेते हैं। प्रश्नवाद में आपकी किताब के अंदर 12वीं क्लास के अंदर एक टॉपिक दे रखा है जल विभव। क्या टॉपिक दे रखा है? जल विभव। क्या टॉपिक दिया है? जल विभव। देखिए जल विभव के बारे में या यूँ कहूँ कि जल विभव है क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। जल विभव क्या है? तो देखिए कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर या बाहरी जल, बाहरी जल और भीतर वाला जल, और भीतर वाले जल की ऊर्जा में, जल की ऊर्जा में कुछ अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। कुछ क्या होता है? अंतर होता है। इससे जल विभव उत्पन्न होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अपन बात करें कि जल विभव कब उत्पन्न हो रहा है तो क्या कहेंगे? देखो मेरी बात समझना, ये है पात्र, यहाँ पर हमने कोशिका रखी, कोशिका के बाहर का जो पानी है, ये जो पानी भरा हुआ है ये पानी, और कोशिका के अंदर जो है, यानी कि अंदर, कोशिका के अंदर भी तो जीव द्रव्य पानी के रूप में है, तो इनके बीच में, इसके मान में और अंदर वाले के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कोशिका के बाहर और कोशिका के भीतर में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? जल विभव के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक्चुअल में हुआ क्या है इसको समझने की कोशिश करना। हुआ क्या है तो इसको भी समझते हैं। परासरण, परासरण में जल के अणु अर्धपारगम्य से, अर्धपारगम्य झिल्ली से है ना, झिल्ली से आयनों का, या यूँ कहूँ कि जल का आदान प्रदान करते हैं। देखो हो क्या रहा है, परासरण जो हो रहा है उसमें जल के जो अणु हैं उनमें क्या हो रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली, दोनों के बीच में जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उनके मध्य क्या होगा? जल का आदान प्रदान होगा। अच्छा एक ध्यान देना, जल विभव जो कह रहा हूँ ना मैं, जल विभव, विभव इसे ग्रीक भाषा में सिंबल के रूप में साई के रूप में प्रकट करते हैं। ग्रीक भाषा में सिंबल के रूप में साई के रूप में प्रकट करते हैं। और अगर ये वाटर का है तो इसके नीचे W लगा देंगे, अगर वो सॉल्यूशन का है तो उसके नीचे S लगा देंगे। तो इस तरह से आपको कई बार पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कि जल विभव को अपन किस में रूप में व्यक्त कर रहे हैं? जल विभव को ग्रीक भाषा के अंदर साई के रूप में अपन क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और देखिए जल विभव का अगर कोई पूछ ले आपको निरपेक्ष मान क्या है, क्या पूछे? जल विभव का निरपेक्ष मान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? तो लिखेंगे जल विभव, विभव का निरपेक्ष मान नहीं होता, यानी यूँ कहूँ कि उस निरपेक्ष मान की गणना करना अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं? इसे शून्य मानते हैं। इसे क्या मानते हैं अपन? शून्य मानते हैं। इसे क्या मान लेते हैं अपन? शून्य मान लेते हैं। शून्य मानने का एक ही अर्थ है, क्योंकि अपन क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे तो एक की तुलना में दूसरे की तुलना जब करेंगे अपन, दो विभव की जब तुलना करेंगे तो विभवांतर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो जल विभव का मान निरपेक्ष मान नहीं होता या ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम उसे क्या मानेंगे? शून्य मान लेंगे, यहाँ 0 मान लेंगे। हम इसे ग्रीक भाषा के साई से लिखेंगे। ये ध्यान रखना, W मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जल के लिए हो तो, और आदान प्रदान को ही हम क्या बोलेंगे? इसके जल विभव बोलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ना जाएंगे। अगला टॉपिक हमारे पास में कौन सा है? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट एक बार। अगला टॉपिक अपने पास में कौन सा आ रहा है? तो अगला टॉपिक हमारे पास में जो बुक में है वो है अंतः शोषण। देखिए शोषण शब्द हम जानते हैं, जब कोई भी चीज़ कोई ग्रहण करता है और उससे अवशोषित करता है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? शोषण। तो यहाँ पर शब्द आया है अंतः शोषण। अच्छा एक बात मैं आपको शायद तक बताना भूल गया हूँ, जल विभव के बारे में प्रारंभ में बताने वाला कौन था? तो एक आदमी था जिसका नाम था R.K. स्लेटियर, है ना,
टीयर से टीयर याद रखना, और इसी का एक दूसरा था टायलर, ये मुझे अभी याद आ गया, ये भी याद रखना। इन दोनों ने मिलकर ही सबसे पहले जल विभव के बारे में बताया था। आप लोगों को दिख गया। चलिए अब मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक ले रहा हूँ, इसका नाम है हमारे पास में जल अवशोषण। जल का अवशोषण। देखिए जल अवशोषण है क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश है। जल अवशोषण है क्या? अपनी जो किताब में जल अवशोषण दे रखा है उसको इन्होंने दिया है अंतः शोषण। इसको थोड़ा समझते हैं। अंतः शोषण को आपने कई बार पढ़ा हुआ भी है, कई बार देखा हुआ भी है, आप लोगों ने अपने घर पे भी इसको महसूस किया हुआ है। ध्यान होगा, बारिश के दिन आते हैं, किवाड़ जो होते हैं, खिड़कियाँ जो होती है वो फूल जाती हैं और आसानी से खुलती नहीं हैं। किवाड़ जो होते हैं पूरे आसानी से बंद नहीं होते। ऐसी क्या परिस्थिति हो जाती है? किवाड़ लकड़ी के, लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लकड़ी की कोई भी चीज़ उसमें फूल जाती है। पानी के अंदर कोई चीज़ रखते हैं तो वो एकदम से फूल जाती है। प्यारे मित्रों, मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक छोटी सी कहानी के रूप में इसको याद रखते हैं। एक बार गुरु थे, पुराने ज़माने में जब गुरु होते थे तो उन्होंने सब लोगों को कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन इससे पहले एक तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तो उन्होंने क्या परीक्षा देनी होगी कि उन्होंने बाँस के बने हुए हैं क्या दी, टोकरियाँ दे दी और कहा कि इसमें जल भर के लाना है। सब लोगों ने कहा ठीक है। बाँस के अंदर कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पहले ही हार मान ली कि बाँस की टोकरी में कभी भी जल नहीं भरा जा सकता। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा एक बार गुरुजी ने कहा है, हो सकता है चमत्कार हो जाए, और हम क्या करते हैं कि जल भर के ट्राई कर आते हैं। कुछ लोग गए, एक दो बार ट्राई किया, पानी तो निकल रहा है और वापस आ गए। उनमें से एक शिष्य था, उस व्यक्ति ने क्या किया कि भरा, कोशिश की, फिर निकल गया पानी, भरा, कोशिश की, निकल गया। ऐसे करते करते उसने शाम हो गई और रात हो गई। सारे शिष्य जब लौट आए तो गुरुजी ने कहा कि तुम सब लौट आए हो तो कोई ना कोई तो रुक गया है। यहाँ साहब वो फला व्यक्ति जो मूर्ख है वो रुक गया है। उसने कहा कि जल कभी भरा ही नहीं जा सकता इसमें, फिर भी वो कोशिश किए जा रहा है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, सुबह होता होता वो भी लौट आएगा। वही हुआ, जब भोर निकला, सुबह हुई, तब वो व्यक्ति लौट आया, और जब लौट कर आया तो उसमें पानी था कमंडल में जो बाँस का बना हुआ था। ऐसा क्यों हुआ हम सब जानते हैं, वो ऐसी घटना अंतः शोषण की वजह से हुई। और दूसरी बात ये भी क्लियर हो जाती है कि जो गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सत्यता छुपी हुई होती है। उन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। साइंटिफिक रीज़न होता है उस चीज़ में। आज साइंटिफिक रीज़न यही है कि अंतः शोषण होता है। इसी कारण से कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, अंतः शोषण होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो फूल जाएंगी, और फूलने की वजह से उस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं। तो क्या लिखेंगे अगर अपने को कोई बोले कि अंतः शोषण क्या है, कि जब किसी पदार्थ ऑब्लिक कोशिका को जल में डाला जाए, लेकिन वह विलयन बने बिना स्फीत दाब के कारण अवशोषण करता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अंतः शोषण कहते हैं। कहाँ उपयोग होता है इसका? अंतः शोषण का उपयोग कहाँ पर होता है? पहला, बीज अंकुरण में। आप लोग जानते हैं जब बीज का अंकुरण होता है, ऊपर की चोल फटेगी नहीं तो वो किस प्रकार से बाहर निकलेगा। तो बीज अंकुरण के अंदर सबसे पहले इस चीज़ को क्या होता है अपन देख सकते हैं। दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा, उसके बाद बरसात के अंदर क्या हो जाएगा, बरसात में किवाड़ दरवाजे का फूलना। किवाड़ और दरवाजे का फूलना आप लोगों ने देखा होगा, बरसात के अंदर इस प्रकार की घटना देखी जाती है और फूल जाता है। पानी में लकड़ी का तैरना, पानी में लकड़ी तैरना और फूलना। जो लकड़ी वो तैरेगी और क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो अंतः अवशोषण, या मैं बात करूँ कि अंतः शोषण क्या है, कि जब किसी भी कोशिका को या जल में या किसी पदार्थ में डाला जाए, लेकिन वो विलायक के अंदर क्या नहीं हो, विलय नहीं हो, विलयन नहीं बनाए। विलायक है उसमें विलय के रूप में घुल करके विलयन का निर्माण नहीं करें, लेकिन कुछ मात्रा में उसे ग्रहण कर ले, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंतः शोषण कहेंगे। क्या लाभ है बीज अंकुरण में,
किवाड़ जो है वो फूल जाते हैं और लकड़ी के जो जितनी बड़ी चादर होती है वो तैरने लगती है। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। मैंने 5 तक के चैप्टर करा दिए, 24वां करा दिया और 22वां करा दिया। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 7 यूनिट हमारी, यानी 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट का ये हमारे पास में 5वां चैप्टर था, यूँ समझ लीजिए। अपने मित्रों को तुरंत प्रभाव से शेयर कर दीजिए, जितना बांट सकते हो उतना बांटिए। और आज मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने लोगों को शेयर करते हैं। ये जो ग्राफ है बढ़ जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। जितने दोस्त हैं उतनों को शेयर कीजिए। आज अगर उससे लड़ाई हो तब भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।